क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 15 की बात करें अगर तो कल से राउंड शुरू होगा और जहां पर इस पूरे राउंड में 6 मैचेस होने हैं, 6 ओडीआई मैचेस होने हैं जिसे आप ट्राई सीरीज भी कह सकते हैं। और उसके बाद हर मैच को जीतने के लिए 2-2 पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे जैसे कि एज यूजुअल आपको पता ही है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के ऐसे ही और भी राउंड्स यहाँ पर होने हैं। तो कल का जो राउंड है वो यूएई में शुरू होगा। यूएसए, यूएई और नेपाल, ये 3 टीमें इसमें मौजूद रहने वाली है। अगर आप देखें 2 एशियन रीजन की टीम है और एक अमेरिकन रीजन की यहाँ पर टीम आ जाती है। सबसे पहले बेसिक शेड्यूल से शुरुआत कर लेते हैं। कौन से डेट में कौन कौन से मैचेस? जरूर 26 अक्टूबर यानी कि जब से शुरू हो रहा है राउंड 15 कल से। जी हाँ, तो पहला मैच ही 26 अक्टूबर को नेपाल वर्सेस यूएसए है। फिर 28 अक्टूबर को यूएई वर्सेस यूएसए। 30 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा, 30 अक्टूबर को यूएई वर्सेस नेपाल। 1 नवंबर को नेपाल वर्सेस यूएसए। 3 नवंबर को यूएई वर्सेस यूएसए। और लास्ट मैच जो इस राउंड 15 का होगा वो है 5 नवंबर को नेपाल वर्सेस यूएई। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल है इस सीरीज की अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो चलिए अब यही डेट्स पर सारे मैचेस होने हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं स्क्वाड की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो बहुत नेपाल ने जो है सबसे पहले अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी थी बहुत पहले ही, लेकिन उसके बाद यूएसए ने जो है यूएसए टीम पहुंच भी गई वहां पर, एक आध प्रैक्टिस मैच भी खेले, लेकिन स्क्वाड का कुछ आता पता नहीं था। तो प्रोबेबल स्क्वाड जो निकल कर आई थी 18 की करीब करीब, वो हमने कल हमारे फेसबुक पेज पर डाल दी थी। लेकिन अब फाइनली उसमें से फाइनल 15 अब निकल कर आ चुकी है कि 15 प्लेयर कौन से यूएसए गए हुए हैं उस प्रोबेबल 18 में से, तो वो 15 नाम कौन से? शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूएसए की स्क्वाड से। बिल्कुल, अगर हम यूएसए की स्क्वाड को देखें तो मुनांग पटेल एज कंटिन्यू कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं और जैसी सिंह वाइस कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं सौरभ नेत्रवलकर, रुशिल उगरकर, नॉस्टस कैंजिंगे, मिलिंद कुमार, स्मिथ पटेल, शियान जहांगीर, जोनाय ड्रिसडेल, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, यासिर मोहम्मद, साइतेजा मुकाबला, शुभम रंजनी और एंड्रयूस गॉस। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं सूरत हाल है जो 15 जो फाइनल 15 है यूएसए की, इन्हीं 15 में से 11 उन्हें पिक करने होंगे अपने चारों मैचेस के लिए जो इस राउंड में यहाँ पर खेलने वाले हैं। तो ये कुछ नाम है यहाँ पर, इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी रहने वाली है कि सेकंड नंबर पर है कैसे टीम को स्ट्रांगली ज्यादा मैच जिताए और नंबर 1 पोजीशन पर यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद बात करते हैं अगली स्क्वाड की। होस्ट की टीम की जो स्क्वाड है वो भी कल ही उन्होंने अनाउंस की और वो कुछ इस तरह से: राहुल चोपड़ा कप्तान, जी हाँ, ओडीआई में जो कप्तान है वो चेंज है, राहुल चोपड़ा कप्तानी करते हैं। अलीशन शराफू, आर्यन शर्मा, ध्रुव परासर, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मयंक कुमार, मोहम्मद अरफान, मोहम्मद शहादत, मोहम्मद वसीम, रोहित खान, शोएब खान, सिमरनजीत सिंह और जाहिद अली। तो ये पूरा जो है स्क्वाड है यूएई की। अगर हम बात करें यहाँ पर एक आसिफ खान फिर से मुझे मिसिंग नजर आ रहे हैं, पता नहीं कहीं आसिफ खान अब एक्सक्लूड तो नहीं करना शुरू कर दिया यूएई ने, क्योंकि हमें इतने इंपॉर्टेंट क्वालिफायर में वो देखने को नहीं मिले और अब इस ओडीआई सीरीज में भी नहीं है और वो इंजर्ड भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो मैंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक में देखा अभी कुछ दिनों पहले। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ प्लेयरों को ऐसे पहले भी एक्सक्लूड कर अयान फ्रेम से बाहर हो गया, इस्वान को देख लीजिए जो पहले फॉर्मर कैप्टन थे जो रिटायर हो गए हैं अब। वृत्या अरविंद अयान, बिल्कुल सही, कार्तिक मैयप्पन थे। तो इस तरीके के प्लेयरों को बाहर ऑलरेडी कर अचानक से साइडलाइन किया है और फिर कुछ बात खबर आती है कि वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये फिर से हमें कुछ इसका ये अयान अफजल खान और आसिफ का एग्जांपल फिर से हमें देखने को बिल्कुल। और यार जवादुल्ला भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं, हाँ, वो भी नहीं। चलिए इसमें नहीं थे, कम से कम क्वालिफायर में होते, वहां पे भी हमें नहीं दिखे। तो बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है ये बड़ा अजीब सा है। पता नहीं अब आसिफ खान क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये अब यूएई बेहतर बता पाएगा। चलिए उसके बाद नेपाल की यहाँ पर स्क्वाड की बात करते हैं। उन्होंने बहुत पहले ही अपनी स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दी थी। रोहित पटेल कप्तान है, नंदन यादव, दीपेंद्र सिंह हैरी, भीम शार्की, संदीप लामिछाने, कुशल मल्ला, आसिफ शेख, अनिल शाह की यहाँ पर वापस से वापसी हुई है, काफी लंबे वक्त बाद वो आप खेलेंगे यहाँ पर मैच। आरिफ शेख, ललित राजवंशी, कुशल गुड़तैल, गुलशन झा, सोमपाल कामी, साहब आलम और करण केसी। तो इन्हीं 15 प्लेयर्स पे जिम्मेदारी होगी कि वो इस अपने 4 में से ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीते और अपना जो टैली है वो और बेहतर करें और मजबूत करें और जल्द से जल्द बॉटम 2 से बाहर निकले ताकि एक सेफ जोन में कहीं ना कहीं पहुंच पाए। उसके बाद चलिए ये स्क्वाड्स की यहाँ पर बात हो गई, एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर दौड़ा लेते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्टैट आपके सामने हम रखेंगे। पॉइंट्स टेबल का जो है इस वक्त सूरत हाल है वो क्या है, एक बार वापस से रिवाइंड कर लें, उसके बाद जरा बात कर लें कौन सी टीम कहां तक पहुंच सकती है इस राउंड के एंड तक। जरूर देखिए, अगर बात करें तो यूएसए के लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम कहें पहले पे तो स्कॉटलैंड है, जाहिर सी बात है 30 पॉइंटों के साथ, लेकिन बहुत बेहतरीन मौका है यार, क्योंकि उनके मैचेस स्कॉटलैंड से 4 कम है। बिल्कुल, अगर वो 2 मैच भी जीतते हैं इस राउंड में तो स्कॉटलैंड के जितने मैचों में ही उनसे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो कि लगभग फैंटास्टिक होगा।
यूएसए के लिए। जरूर बहुत अच्छा होगा। और वहीं पर अगर हम देखें तीसरे पे नीदरलैंड है 28 पॉइंटों के एंड साथ। इन 3 टीमों की बात करिए, अभी इन बाकी टीमों की बात करें क्या? जरूर जरूर जी हाँ। और 7वें नंबर पर देखें तो नेपाल है 12 पॉइंटों के साथ। नेपाल को चाहिए, बहुत जीते चाहिए, जी बहुत हाँ। ज्यादा मैचेस उनकी जीतना। शुरुआत भी कर दी है जी हाँ बिल्कुल पिछले सही कहा राउंड से। आपने। पिछले राउंड में उन्होंने 3 जीते थे, तो इस राउंड में भी चाहेंगे कि कम से कम 3 मैचेस जी हाँ। जीतकर वो 18 पॉइंटों जी तक हाँ। अपनी टैली को ले जाएं, नाइगा के बहुत करीब करीब आ जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा नेपाल के लिए। बूस्टअप भी देंगे उनको आगे आने वाले राउंड्स के लिए। वहीं यूएई एंड चारों जीतने फ्लैग है, पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही दो कहा। तीन से काम नहीं चलेगा, ऑलरेडी बहुत हार चुके हैं। और ओडीआई में क्रिकेट है, कुछ भी हो जी सकता है जरूर, लेकिन फिर भी एक ओडीआई क्रिकेट को ध्यान में ओडीआई रखकर- क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता है, नहीं, ओडीआई क्रिकेट में आपको करना पड़ता है। बिल्कुल, T20 में 1-2 ओवर में बहुत कुछ हो जाता है। ओडीआई में अपसेट या मिरेकल कम होते हैं जब जी से ये हाँ। T20 का गेम आया है। बिल्कुल सही ओडीआई कहा। ऐसा गेम नहीं है, वहां पर एज यूजुअली ज्यादातर चलता है। इतने T20 के मुकाबले ओडीआई में इतने अपसेट नहीं होते जितने कि T20 में हमें नजर बिल्कुल। आ जाते हैं। खैर यूएई को चारों के चारों जीतने पड़ेंगे और बहुत मुश्किल है, टास्क है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। एक तो स्क्वाड भी ऐसी कोई एक्सपीरियंस पूल से भरी जी नजर हाँ। नहीं आ रही है कि जो कुछ नाम भी मिसिंग है। बिल्कुल 50 ओवर खेल सके। लेकिन खैर देखना होगा कि क्या प्लेयर स्टेप अप कर पाते हैं, परफॉर्मेंस दे पाते हैं। 50 ओवर का गेम है, सुनने में तो सिर्फ लगता है कि 50 ओवर है, लेकिन जब आप उतरते हैं तब बहुत बड़ा दिन नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर ओडीआई में आप ये वर्ड यूज नहीं कर सकते कि क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। नहीं। ओडीआई बहुत अलग बहुत गेम है, अलग बहुत है। लंबा गेम है। T20 में हम देखते हैं दुनिया भर के अपसेट होते हुए एक आध ओवर में गेम जी यहाँ हाँ। से वहां पलट जाता है, लेकिन क्योंकि वहां पर सोच होती है वो हर बार बाउंड्री के बाहर भेजने की सोच होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप कितनी देर तक बाउंड्री के बाहर भेजेंगे? ओवर 50 पड़े हैं, हाँ, मैच जी कभी हाँ। पड़ सकता है और टीम सामने वाली टीमों से 2-3 बार मौके मिलते हैं गेम में वापस आने के। चलिए ये पॉइंट टेबल का सूरत हाल कहीं ना कहीं हो गया। एट द एंड अब जरा तीनों कप्तानों की जरा बात कर लेते हैं। तीनों कप्तानों का जो इस वक्त रिसेंट फॉर्म है वो किस तरीके की है। लास्ट 10 मैचेस जो उनके ओडीआई इनिंग में जो लास्ट 10 उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो किस तरह से यहाँ पर चल रही है, उसके बारे में जरा आपको बताते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले शुरुआत करें अगर मोनांग पटेल से। मोनांग पटेल की जो लास्ट 10 ओडीआई इनिंग्स है वहां पर जो उनका नंबर्स है वो ये इस तरह से हैं जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 52 से शुरू है, 52, 67, 65 लगातार 3 50s मारी थी। तो उसके बाद एक डक आया, फिर एक 50 मारी, फिर एक डक आया, फिर 47, 22, 31, 26। तो 26 लंबा ओवर नहीं जा रहा। इनिंग है। यहाँ पर आप देखें उन्हें एक अच्छा स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन इसे वो बड़े में कन्वर्ट करने में बिल्कुल, नाकामयाब एक बैट्समैन के लिए अपसेट। ये एक अपसेट है क्योंकि आप एक अच्छे, अगर आप एक ओडीआई में अच्छे बल्लेबाज हैं, इस टाइप के मिडिल ऑर्डर के स्टेबलिश बल्लेबाज होना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें अपने आपको लंबाई लानी पड़ेगी। अब देखिए उनकी इसमें 10 में से 4 50s हैं, अच्छे टच में है, लेकिन वो एक बड़ी इनिंग जो है वो मिस आउट है। और रिसेंटली 3 इनिंगों में वो थोड़े से लटके हैं, 22, 31, 26 इनकी लास्ट 3 इनिंग है, इसमें थोड़ा सा वो लटकते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। तो इसे उन्हें बेटर करना पड़ेगा, अपनी इनिंग को बड़ा लेकर जाना पड़ेगा। एवरेज लास्ट 10 इनिंग में 363 रन मारे हैं, 36.30 का उनका यहाँ पर एवरेज है। अगर हम देखें 30 से 35 से ऊपर का कहीं ना कहीं है। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करते हैं रोहित पौडेल की, जो कि नेपाल कप्तान है। उनके लास्ट 10 इनिंग्स क्या बयां करते हैं, कितने ज्यादा वो रिदम में है? बिल्कुल, अगर देखें हम उनके लास्ट 10 इनिंग तो 5 रन, 60 रन, 60 हाफ सेंचुरी, 4 रन, 96, 1, 37, फिर 23 रन, फिर 3 रन और फिर 35 रन। ये उनकी लास्ट 10 इनिंग है, यानी कि लास्ट 10 इनिंगों में 2 में हाफ सेंचुरी आई है, 1 में उन्होंने काफी आगे गए, काफी अपने 50 का आंकड़ा नहीं छुआ, थोड़ा सा आगे भी गए, लेकिन सेंचुरी से जरूर चूक गए। लेकिन अभी भी दिक्कत जरूर है रोहित पौडेल को भी। अगर आप फिर उनके लास्ट 5 इनिंग देखेंगे और रिसेंट तो बहुत खराब है। उस 96 के बाद के आप नंबर्स देखिए, वो क्लियरली दिख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत पूरा परफॉर्मेंस है। और इस पर आप देखेंगे तो 26.5 का एवरेज है, 265 रन है उनके लास्ट 10 इनिंग में। तो जरूर उठाना चाहेंगे नंबर्स, बिल्कुल, क्योंकि आपका नंबर देखिए आप किस पोजीशन पर बैटिंग करते हैं, आपको बहुत ओवर मिलते हैं खेलने में। बिल्कुल। तो ये तो बहुत क्वेश्चनेबल हो जाता है, एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आप इस पोजीशन पर आकर 30-40 या 25-26 का एवरेज नहीं होता, 45 का 48 का एवरेज चाहिए होता है लंबे फॉर्मेट। जब आप लंबा फॉर्मेट खेल रहे हैं, ओडीआई की यहाँ बात कर रहे हैं, तो इन 1 डाउन, 2nd डाउन, 3rd डाउन या ओपनर्स, ये लोग तो बहुत जरूरी है बड़ी बड़ी इनिंग खेलने के लिए लॉन्गर फॉर्मेट में। तो आप जैसे बल्लेबाज इसी डाउन में आते हैं तो ये मस्ट हो जाता है कि आपका एवरेज मिनिमम तो कम से कम 38-40 का हो ही हो इस डाउन के लिए जो हमने डाउन
गिना है। बिल्कुल, उसके बाद चलते हैं राहुल चोपड़ा जो कि यूएई के कहीं न कहीं कप्तान है। उनकी इनिंग्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो लगभग आपको रोहित पौड़ाल जैसा ही हाल वहाँ सूरत-ए-हाल वहाँ नज़र आएगा, लगभग सिमिलर, एवरेज भी लगभग सेम ही है, रन्स भी लगभग सेम है। तो उनके पास उसके बाद भी 2 बड़ी इनिंग्स आई हैं, एक में सेंचुरी और एक में 78 उन्होंने किया है। जैसे कि रोहित का 60 और 96 था, वो बिल्कुल। 4 रन से चूक गए थे ओवरऑल। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे 9-0 फिर एक और 0, 11-11, 19-1, तो राहुल चोपड़ा का भी हाल जो है वो काफ़ी यहाँ पर बेदम नज़र आया है। अगर हम देखें लास्ट 10 इनिंग्स में लगभग रोहित पौड़ाल जैसे ही आइडेंटिकल उनके नंबर्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो एट द एंड यहीं पर है कि जो कप्तानों को जो है वो थोड़ा सा और बेहतर करना पड़ेगा और उतनी ज़्यादा टीम को कंट्रीब्यूशन मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए ओडीआई के हिसाब से। अगर आप बात करें यही 30-35 टी20 में ठीक रहता है, ओडीआई में 30-25 इस सबसे नहीं होता, आपको और बेटर करना होता है। एक चीज़ एट द एंड मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर कि थोड़ा सा एवरेजों पे अपने आप काम करना पड़ेगा एसोसिएट्स के बल्लेबाजों को। ओवरऑल अगर हम देखें 30-35 में एवरेजों में हम खुश हो जाते हैं कि एसोसिएट के इनके 30 का एवरेज का 35 तो कोई पैरामीटर ही नहीं जी है। हाँ, 30-35 के एवरेज वाले बल्लेबाजों को फुल मेंबर्स में हटा दिया जाता है, फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है। और वहां पर सब इस साल अगर आप कप्तानों को देखेंगे, जितने भी कप्तानों ने इस साल ओडीआई खेले हैं पूरे इंटरनेशनल फुल मेंबर वगैरह मिलाकर, तो ज्यादातर आपको 30 से नीचे वाले एवरेज के बल्लेबाज वो सब एसोसिएट्स में मिलेंगे। फुल मेंबर में खराब से खराब प्लेयर भी उनका भी 35, 36, 38, 40 के आसपास का एवरेज इतना खासा चले भी नहीं है इस साल। तो अभी थोड़ा देखने वाली बात होती है कि अब देखिए उनके हिसाब से आपका कंपटीशन बहुत कम है। बिल्कुल बहुत कम है। आप वो जिन बॉलर को फेस करते हैं, जिस तरह के मैक्स को फेस करते हैं, उस तरह का आप फेस नहीं करते। डेफिनेटली अब आप ये कहेंगे कि उनकी फैसिलिटीज, उनका तरीका, उनके जो प्रैक्टिस वगैरह बिल्कुल डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है फिर आपका कंपटीशन भी तो उनसे कम है। अब एक टीम अगर किसी इंडिया से खेल रही है, या एक टीम न्यूजीलैंड से खेल रही है, या एक टीम साउथ अफ्रीका से खेल रही है, या पाकिस्तान से खेल रही है, तो उनका कंपटीशन अलग है। लेकिन जब नाम यूएई और नेपाल साथ में आमने सामने खेल रहे हो, तो उसमें कंपटीशन में बहुत फर्क नजर आएगा। आपको यूएई की बॉलिंग में ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा कि एकदम बहुत ही आपको अनप्लेबल हो जा रहा है, या नेपाल की बॉलिंग में ऐसा नजर नहीं आएगा कि नहीं आप रन ही नहीं कर सकते, या यूएसए की बॉलिंग में। तो यहाँ पर कंपटीशन में तो उस लेवल का तो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है ना। तो पता नहीं, फिर भी यहाँ पर 40-45 का एवरेज भी गुना हो जाता है मांगना कि किसी प्लेयर का 40-50 का एवरेज हो। यहाँ पर 30, 35, 36, 34 के एवरेज में ही खुश हो जाते हैं कि ये तो एवरेज तो बहुत बेटर हो गया। 30-35 का कोई एवरेज होता है कंपेयर करने के लिए ओडीआई में लॉन्गर फॉर्मेट में? बिल्कुल बकवास है। थोड़ा सा अपने आप का एवरेज थोड़ा बेटर करिए। एसोसिएट के सारे ही बल्लेबाजों के लिए हम कहेंगे, खास करके जो टॉप 5 बल्लेबाज होते हैं, ओपनर्स और उसके बाद के 1 डाउन, 2nd डाउन और 3rd डाउन प्लेयर, इनके लिए खास करके हम कहेंगे बहुत कम है, बहुत ही कम। आप उंगलियों में गिन सकते हैं एसोसिएट के टॉप 5 बल्लेबाज हर टीमों के जिनके 40 से ऊपर का एवरेज है। बहुत ही कम होंगे, उंगलियों में गिन सकते हैं आप, 7-8 होंगे मैक्सिमम। किसी दिन आपके सामने हम लिस्ट भी प्रेजेंट करेंगे। थोड़ा बेटर करिए। ये इतना लेस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने के बावजूद भी आप लोग 40-40 के एवरेज भी नहीं होते हैं, वो 30, 35, 28, 27 इसी में खुश हैं आप सब। तो थोड़ा सा सोचने की यहाँ पर जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट। बाकी सारे तीनों टीमों को देखना पड़ेगा कौन कितने कितने मैचेस जीतता है। कॉम्पिटिटिवनेस अगर तीनों टीमें देख पाए तो शायद 2-2 पे फिनिश कर जाए, लेकिन देखना पड़ेगा कि यूएई कैसे खेलती है और नेपाल अपने उस फॉर्म को बरकरार रख पाती है कि नहीं, जो उन्होंने स्कॉटलैंड में 4 में से 3 जीते, और यूएसए जो कि बहुत अच्छा कर रही है अभी 2nd नंबर पर है, नंबर 1 पे पहुंच पाती है या फिर नहीं। क्या लगता है आपको, कौन सी टीम कितने मैचेस जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपने प्रेडिक्शन जरूर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ लगातार वीडियो एनालिसिस आते रहेंगे, और पेज को हमारे फॉलो जरूर करिए एसोसिएट फेसबुक।